अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शेरमान ला क्लासेस। दोस्तों, आज दोबारा मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ हमारे आइन के एक बहुत अहम आर्टिकल को, जो कि 175A है। 175 आर्टिकल रिलेटेड है जजेस की तैनाती के हवाले से, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से है, हाई कोर्ट्स के जजेस के हवाले से है या फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से है। इस आर्टिकल में एक कमीशन का ज़िक्र है जिसको हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और साथ साथ इस आर्टिकल में एक कमेटी का भी ज़िक्र है जिसको हम पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। और ना सिर्फ ये कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, बल्कि इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का भी इस अपॉइंटमेंट एक रोल है, तो इसका भी ज़िक्र मौजूद है। और साथ साथ सदर पाकिस्तान जो कि एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसका भी इस आर्टिकल में ज़िक्र मौजूद है। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो 175A है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस की तैनाती का एक अलग तरीक़ाकार है, जबकि हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट्स के लिए एक थोड़ा सा अलग तरीक़ाकार है। अगर इसके कम्बिनेशन की हम बात करें तो ये जो आर्टिकल है इसके दो बेसिक कम्बिनेशंस हैं। एक है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरी उसकी कम्बिनेशन है पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी दो अर्गन पे ये मुश्तमिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी जज ने अपॉइंट होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो जुडिशल कमीशन की कम्बिनेशन उसके लिए अलग है, और इसमें जो अरकान की तादाद है वो 9 अरकान होते हैं, 9 मेंबरान होते हैं। लेकिन उन 9 मेंबरान में से एक इसका चेयरमैन होते हैं, और वो कौन होते हैं? वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके चेयरमैन होते हैं। दूसरी जो हाई कोर्ट्स हैं, तो चाहे हाई कोर्ट्स है या फेडरल शरीयत कोर्ट है, वो भी सेम कम्बिनेशन में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका तरीक़ाकार अलग है, तो मैं दोबारा आप लोगों के साथ बाद में फिर डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट होना है, तो उनकी जो नॉमिनेशन है या जो अप्रूवल है या अपॉइंटिंग है, वो किन मराइल से गुज़रता है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये बात आ जाती है कि चाहे कोई जज सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो या फेडरल शरीयत कोर्ट के हो, तो कौन उसका नाम जो है वो तजवीज़ करेगा, नॉमिनेट करेगा। आइन में इस बात का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है, अलबत्ता एक जजमेंट है, बहुत बड़ी जजमेंट है, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। 2009 में ये लैंडमार्क जजमेंट आई है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी थी उस जजमेंट में, जो कि एबॉलिशमेंट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके हवाले से और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। साथ साथ इसमें ये जो जजेस के नॉमिनेशन के बारे में भी जिक्र मौजूद है। तो ये जजमेंट है PLD 2009 SC, पेज नंबर 879। इस जजमेंट में ये जिक्र मौजूद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नॉमिनेट करना हो, तो ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। इसी तरह अगर किसी हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना है, तो ये इख्तियार उसी मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है, नाम वो तजवीज़ करेगा। और इसी तरह अगर फेडरल शरीयत कोर्ट में किसी जज को तैनात करना है, तो ये इख्तियार फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है कि वो उस का नाम तजवीज़ करेगा जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जज बनेगा। तो ये जजमेंट है इसके ऊपर कि नाम कौन तजवीज़ करेगा। अच्छा, अभी इस आर्टिकल में एक कमीशन का जिक्र है जिसको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और इस आर्टिकल में इसका नाम सिंपल दिया गया है, कमीशन। दोस्तों, ये जो कमीशन है इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए तरीक़ाकार अलग है, हाई कोर्ट्स के लिए अलग है, और फेडरल शरीयत कोर्ट के लिए अलग है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज तैनात होते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज तैनात होते हैं तो इसमें यह है कि जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं उनकी तादाद 9 होती है, और एक जो 9 अरकान हैं उनमें से एक चेयरमैन होते हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, और इसके बाद जो 8 है ये मेंबरान होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो ये मेजॉरिटी वोट से या मेजॉरिटी से अपनी ओपिनियन देंगे, और उस मेजॉरिटी के ऊपर एक नॉमिनेशन को ये आगे भिजवा देते हैं पार्लियामेंट्री
कमेटी को, जो कि बाद में मैं आप लोगों के साथ उसका तरीक़ाकार बताता हूँ। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके चेयरमैन होते हैं। इसके बाद 4 मोस्ट सीनियर जजेस जो कि अपॉइंट होते हैं इसी कमीशन में, वो आते हैं। और वो कौन होते हैं? मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। और इसके बाद तीसरी कैटेगरी में कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो भी तीसरी कैटेगरी में मेंबर के तौर पर इस कमेटी में या इस कमीशन में वो शामिल हो जाता है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जो कि विफाक को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान चौथे कैटेगरी में वो बैठते हैं। पांचवें कैटेगरी में फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, वो इस कमेटी में या इस कमीशन में बैठते हैं। और छठे कैटेगरी में लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सीनियर वकील को इस कमेटी में वो मौका दिया जाता है कि वो इस कमेटी में बैठ जाए। और वो कौन उनको नॉमिनेट करता है? वो पाकिस्तान बार काउंसिल उसको नॉमिनेट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स का टाइम इसमें दिया गया है। तो ये 6 कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ लोग होते हैं और ये 9 टोटल मेंबर्स बन जाते हैं जब भी किसी जज ने अपॉइंट होना होता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर इसमें एक और अशक मौजूद है, एक और क्लास मौजूद है इसी 175A में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इस तरह है, वो क्लास 4 है, 175A क्लास 4। इसमें इस तरह है कि अगर किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना होता है तो फिर उसमें इस कमीशन का कोई रोल नहीं है और ना प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल है या पार्लियामेंट्री कमेटी का भी इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि सदर पाकिस्तान डायरेक्ट किसी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को सीनियरिटी लिस्ट, जो इंटर सी सीनियरिटी लिस्ट होती है, उसकी बुनियाद पर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का ताल्लुक़ इस आर्टिकल के साथ नहीं है कमीशन के हद तक और कमेटी के हद तक, बल्कि वो सीनियरिटी के बेस पे वो 175A क्लास 4 के तहत डायरेक्ट वो सदर पाकिस्तान उसको अपॉइंट करेंगे। ये तो था चीफ जस्टिस के बारे में। अभी अगर कोई और जज है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बनना होता है तो कमीशन की जो अरकान है वो उनको नॉमिनेट करेंगे और उसको हम नॉमिनेशन बोलते हैं। और नॉमिनेशन के बाद उसका जो नाम है किसी वैकेंसी के अगेंस्ट इसको सेंड करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को। अभी इस आर्टिकल में पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र डिटेल के साथ मौजूद है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है और इसके कितने अरकान होते हैं, इसमें इसका जिक्र मौजूद है। पार्लियामेंट्री कमेटी एक कमेटी है जो कि अप्रूवल देती है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को नामज़द करे, नॉमिनेट करे, उसके अप्रूवल देने का इख्तियार किसके पास है? वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। और पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली एक कमेटी होती है जो कि 8 पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल होती है। और 8 पार्लियामेंटेरियंस की जो कमेटी है उसकी कम्बिनेशन कुछ यूँ है कि 4 मेंबरान सेनेट से इसमें आते हैं, 4 मेंबरान नेशनल असम्बली से आते हैं। लेकिन अगर नेशनल असम्बली मौजूद नहीं है, डिज़ाल्व हो चुकी हैं, तो फिर ये 8 के 8 मेंबरान टोटल ये सेनेट से आएंगे। और जो मेंबरान आएंगे तो इसके जो कम्बिनेशन है वो भी इस तरह है कि 4 मेंबरान मुंतखब करेंगे लीडर ऑफ दी हाउस ट्रेजरी बेंचेस से, जो हुकूमती अरकान होंगे ट्रेजरी बेंचेस से वो लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करेंगे। और जो 4 मेंबरान हैं, चाहे वो सेनेट से हो या कौमी असम्बली से हो या टोटल सेनेट से हो, तो वो अपोजिशन बेंचेस से मुंतखब होंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको मुंतखब करेंगे। अभी ये जो कमेटी है इसका जिक्र इस आर्टिकल में मौजूद है। इस कमेटी के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार है और इस कमेटी के पास ये इख्तियार है कि ये कमेटी अप्रूवल दे देती है। अभी इस तरह कि जब भी कोई नॉमिनेशन के लिए किसी जज का नाम आ जाए,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, इस कमेटी के पास आ जाए तो 14 दिन आईन के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक इस कमेटी के पास 14 दिन है। अगर 14 दिन के अंदर अंदर इस कमेटी ने किसी जज को का नाम अप्रूवल के लिए दे दिया और अप्रूव कर दिया तो वो अप्रूव हो जाता है, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसको सेंड करता है सदर पाकिस्तान के पास, और सदर पाकिस्तान एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो इसके बाद सदर पाकिस्तान उसका नाम अपॉइंट करेगा और तजवीज़ करने के बाद, अप्रूवल के बाद अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेगा, और बाकायदा जो अपॉइंटमेंट है वो ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शाया किया जाएगा। एक तो ये तरीक़ाकार है। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर अंदर इस कमेटी ने किसी जज के नाम को अप्रूव नहीं किया, इस पे खामोशी इख्तियार की, तो ऑटोमेटिकली इस कमेटी का रोल ख़त्म हो जाएगा। और इस कमेटी का जो सेक्रेटरी है, याद रहे कि इस कमेटी के एक सेक्रेटरी भी होते हैं, और सेक्रेटरी कौन होते हैं आईन की रूह से, इस आर्टिकल की रूह से वो सेनेट की जो सेक्रेटरी होते हैं वो इस कमेटी की सेक्रेटरी होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग का काम करता है। तो क्या करेगा उस सेक्रेटरी की फिर ये जिम्मेदारी है कि वो जिस जज साहब का नाम आया है उस कमेटी के पास, जिन्होंने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की, 14 दिन गुजर गए, तो वो उसका नाम आगे प्राइम मिनिस्टर को रेफ़र करेगा, और प्राइम मिनिस्टर कानून के मुताबिक फिर उसका नाम सदर पाकिस्तान को भेजेगा अपॉइंटमेंट के लिए। इस पूरी कार्रवाई में प्राइम मिनिस्टर का रोल है, लेकिन एज ए चैनल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई ख़ास अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को नहीं दी गई है। इस पूरी प्रोसेस में अथॉरिटी अगर है तो वो जुडिशल कमीशन के पास है, कमेटी के पास है, या सदर पाकिस्तान के पास है। दोस्तों, अगर ये कमेटी किसी जज को रिजेक्ट करना चाहे और ये कहे कि इनमें इख्तिलाफात आ जाए और कहते हैं कि जी ये हमें काबिल कबूल नहीं है, तो फिर इस तरह है कि 3/4 मेजॉरिटी के साथ रीज़न लिखकर उस नॉमिनेशन को वापस जुडिशल कमीशन के पास भिजवा देंगी। 3/4 का मतलब ये है कि 8 अरकान में से 6 अरकान मुखालफत करे और इसके बाद रीज़न्स भी रिकॉर्ड करे, तो तब वो नाम जो है वो दोबारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवा देंगे और रीज़न्स भी लिखेंगे। इस पर भी एक जजमेंट मौजूद है, 2011 की एक लैंडमार्क जजमेंट है, PLD 2011 PLD पेज नंबर 407 SC ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के केस आया था कि एक जज साहब की नॉमिनेशन को कमेटी ने रिजेक्ट किया और इसके बाद इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो कमेटी है ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पर इस कमेटी ने काम किया है। बेशक इसकी जो कम्बिनेशन है ये एक आईनी है, आर्टिकल 175A ने इसको प्रोटेक्शन दिया है, आईनी है, उनके पास इख्तियार है, लेकिन जो रीज़न्स रिकॉर्ड किए जज के बारे में वो सॉलिड नहीं है और ये पर्सनल उनकी ओपिनियन है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी के इस फैसले को कलअदम करार दिया और इसके बाद दोबारा उसके नॉमिनेशन है उस कमेटी को दोबारा रेफर किया कि ये रीज़न दोबारा रिकॉर्ड करे। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है 2011 PLD पेज नंबर 407 SC, इस पे ये जजमेंट मौजूद है। दोस्तों, ये जो कमेटी है मैंने अभी आपको बता दिया कि इसके पास इख्तियार है कि या तो किसी को नॉमिनेशन को अप्रूवल दे, लेकिन अप्रूवल के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि मेजॉरिटी वोट से, यानी मतलब ये 8 मेंबरान हैं तो 8 में से 5 मेंबरान इसको ओके करेंगे, अप्रूवल देंगे। तब अगर ये रिजेक्ट करते हैं तो फिर 3/4 का मतलब है कि 8 में से 6 मेंबरान मुखालिफत करें, और अगर ये खामोशी इख्तियार करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेक्रेटरी जो है वो इसको फॉरवर्ड करेगा। दोस्तों, ये तो था सुप्रीम कोर्ट की किसी जज के अपॉइंटमेंट के बारे में। इसी तरह अगर हम हाई कोर्ट का जिक्र करें तो हाई कोर्ट में भी
है, इसी तरह कम्बिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा वो मुख्तलिफ है। उसमें इस तरह कि सुप्रीम कोर्ट के जो अरकान है ये तो तमाम उसमें मौजूद होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिस हाई कोर्ट के किसी जज ने अपॉइंट होना है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उस कमेटी में बैठेंगे। साथ साथ प्रोविंशियल जो लॉ मिनिस्टर है वो भी बैठेंगे, और साथ साथ कोई ऐसा वकील जिसके 15 साल प्रैक्टिस हो और जिसको जो मुतालिका हाई कोर्ट है, बार काउंसिल है उस हाई कोर्ट के, उसने उसको कर दिया है 2 साल के लिए अपॉइंट कर दिया है, तो वो वकील साहब भी उस कमेटी में बैठेंगे हाई कोर्ट के लिए जो कमेटी बनती है। इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट की भी इस तरह की कम्बिनेशन है। उसमें सिर्फ डिफरेंस है कि चीफ जस्टिस बैठेंगे उस मुतालिका फेडरल शरीयत कोर्ट के, अगर जिसमें किसी जज ने बनना हो। अच्छा, फिर इसमें डिफरेंस ये है कि अगर जिस तरह पहले मैंने बता दिया कि नॉमिनेशन के बारे में, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने बनना है तो चीफ जस्टिस करेंगे, हाई कोर्ट में किसी जज ने बनना है तो उसका नॉमिनेशन, इसका नाम जो मुंतखब करेंगे वो हाई कोर्ट के जज करेंगे। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट के किसी जज ने बनना है तो वो चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट वो करेंगे, और उसका तरीक़ाकार सेम है। अभी दोस्तों इस जो 175 आर्टिकल है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कमीशन है उसके कम्बिनेशन के बारे में, फिर इसमें ये कमेटी है ये इम्पॉर्टेंट है, फिर इसमें थोड़ा बहुत रोल प्राइम मिनिस्टर का भी है, और इसके बाद सदर पाकिस्तान का जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसका भी इसमें ख़ासा रोल मौजूद है। दोस्तों इसमें एक क्लाज़ है, क्लाज़ 4। क्लास 4 में इस तरह है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो कमीशन है उसकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कौन बनाएगा, वो कमीशन ख़ुद बनाएंगे। इसी तरह एक और क्लास है क्लास 17। टोटल इसमें ये जहन में रखें कि इस आर्टिकल में टोटल 17 क्लासेस है। तो क्लास 17 रिलेटेड है कमेटी के साथ, तो कमेटी ख़ुद अपने रूल्स को फ्रेम करने का इख्तियार, जो कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी, वो क्लास 17 के तहत वो भी अपने रूल्स को और रेगुलेशंस को रेगुलेट कर सकती हैं, उनके पास ये इख्तियार है। इसके बाद ये जो कमीशन है या जो कमेटी है, इसका जो इजलास है ये इन कैमरा होगा, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा, इसके बारे में भी एक क्लास मौजूद है। इसके अलावा जो कमेटी की कार्रवाई होती है इसके ऊपर आर्टिकल 68 लागू नहीं है। यानी आर्टिकल 68 क्या है कि किसी भी कोर्ट्स की किसी भी कार्रवाई को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता है। ये एक आर्टिकल मौजूद है हमारे आईन पाकिस्तान में, लेकिन इसमें ये नहीं है। वो कहते हैं कि अगर परस्करी पार्लियामेंट में कोई डिबेट करना चाहे तो कमेटी की कार्रवाई पे, कमीशन की नहीं, कमेटी की कार्रवाई के ऊपर वो डिबेट कर सकते हैं, इसको ज़ेर बहस लाया जा सकता है। तो ये एक क्लास मौजूद है। और इसके अलावा एक और इसमें एक इंतहाई अहम क्लास मौजूद है, वो है जो कि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, वो है चीफ जस्टिस के तकर्रुरी के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्लास 4 है कि वो डायरेक्ट करेंगे, कौन करेगा, सदर पाकिस्तान। तो इसमें किसी कमीशन या कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा जो आज लेक्चर आपके साथ मैंने शेयर किया, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस के हवाले से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।